हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल दी आई एम गाय। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं, आपको कोचिंग में बहुत लोग बोलते होंगे, बहुत टीचर्स बोलते होंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैट प्रिपरेशन, जैट प्रिपरेशन, एमबीए एग्जाम्स का प्रिपरेशन इज़ टेकिंग एंड एनालाइजिंग मॉक्स। अब मॉक्स लेना तो सबको पता है कि मॉक्स कैसे दें। कोई भी कोचिंग में इनरोल कर जाओ, एक अच्छा मॉक में अपीयर हो जाओ और मॉक एग्ज़ाम दे दो, वो हुआ मॉक में इनरोल होना। बट मॉक को एनालाइज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता है। अच्छे से मॉक को कैसे एनालाइज करे कि हमारा स्कोर इंप्रूव हो, ये कोई नहीं बताता है। कोई क्या, मैंने भी अब तक नहीं बताया है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैट प्रिपरेशन में मॉक्स देना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स को एनालाइज करना। पर मैंने भी अभी तक वीडियो नहीं बनाया था कि मॉक को एनालाइज कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो छोड़ के मत जाना। इसमें मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें और बहुत ऐसी चीज़ें ही बताऊँगा जो बहुत लोगों को नहीं पता है जब वो मॉक एनालाइज करते हैं तो, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड मॉक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा आगे जाके, जो कि है आई कैट। सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, मॉक एनालाइज करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैट प्रिपरेशन। तो अगर आपने 2 घंटे का मॉक का एग्ज़ाम दिया है, कैट का एग्ज़ाम दिया है, मॉक दिया है, तो उसमें कम से कम 3 घंटे आपको एनालाइज करना है। एक 2 घंटे के एग्ज़ाम को एनालाइज 3 घंटे करना है। तो क्या करना है आपको दोस्तों, अब जुलाई से जब आप मॉक लिखोगे, मान लीजिए आज आपने एक मॉक का एग्ज़ाम लिखा है, तो कल आपको एनालाइज करना है, ठीक है। एक दिन एग्ज़ाम दो, कैट मॉक दो, दूसरे दिन एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करो, 3 घंटा जो आप रखोगे मिनिमम, कैसे एनालाइज करोगे दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी मॉक एनालाइज करने का मकसद होगा आपके स्कोर को बढ़ाना, ठीक है। सिंपल है। अब स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, स्कोर कैसे बढ़ाएंगे ये मैं आपको, जो एक बेसिक फंडा है मैं आपको बता देता हूँ। या तो एक कॉपी में, या अगर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर होगा क्योंकि मॉक्स कंप्यूटर में ही देते हैं लोग, तो 3 टैब्स बना लो। नंबर 1 टैब बनाओ क्वेश्चंस जिनका आपने लॉजिक गलत किया, ठीक है। आपने मॉक्स में क्वेश्चंस दिए तीनों सेक्शंस में, VRC, DILR, क्वांट, ठीक है। इसमें नंबर 1 आपने किसके लॉजिक गलत लगाए, किस क्वेश्चन में कंसेप्ट ही गलत लगा दिए, ठीक है। ये हुआ पहला कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम आप बनाओगे ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपने अटेम्प्ट किए, जो आपसे बन जाता लेकिन आपने सिली मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तीसरा कॉलम आप बनाओगे ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना था। तो या तो वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके ऊपर के लेवल का था, या फिर वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे। ये 3 आप सबसे पहले कॉलम बना के रखोगे कोई भी मॉक देने के बाद। फिर जब आप मॉक का एग्ज़ाम एनालाइज करोगे, तो एनालाइज क्या करना है आपको, जो राइट हो गया हो तो ठीक है, उसको आप एक बार भूल भी जाओ। तो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है और जो रॉन्ग हो गया है, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है और इन कॉलम्स में डालना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, मान लीजिए क्वांट में मेरे लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक था जो मुझे ना पढ़ना था ना एग्जाम में बनाना था, तो वो ऑटोमेटिकली 3rd कॉलम में चल जाएगा, जो है कि मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने हैं और कहाँ डालने हैं। नंबर 1 जिसमें आपका कंसेप्ट या लॉजिक गलत हुआ, नंबर 2 जिसमें कंसेप्ट लॉजिक सही था पर सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये अब 3 खंड हुए। एक और आपको खंड बनाना है, चौथा खंड, एक और खंड आपको बनाना है, चौथा खंड। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, ये कम होंगे पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो ईजी थे पर आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास टाइम कम था। आप अटेम्प्ट करते तो बन जाता, पर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था। ये हुआ चौथा खंड। तो आपको ये 4 कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। आपको ये 4 कॉलम्स बना लेने हैं। जो एक सबसे अलग कॉलम है, नॉट टू नॉट बी अटेम्प्टेड, उसको तो आपको छोड़ देना है। उसमें आप डरो मत, जितना क्वेश्चन से छोड़ दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अपने आप को सच बोलो, चाहे मान लो 50% पेपर भी आप वहाँ डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी 50% पेपर जो इन तीनों खंड में डिवाइड होगा, जिसका लॉजिक गलत हुआ, जिसमें सिली मिस्टेक हो गया, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, इन तीनों को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इन्हीं तीनों में मॉक के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैक्सिमाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। आप इन चारों खंड में डालो, यही एनालिसिस का पार्ट है। अब नंबर 1 सेक्शन है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है VARC। आप अटेम्प्ट जो भी करो, पहले सबसे पहले आपको VARC क्यों एनालाइज करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। VARC आपको पहले इसीलिए एनालाइज करना है क्योंकि बाकी दोनों तो आपको याद रहेगा आपने क्या लगाया था कॉन्सेप्ट्स लॉजिक सॉल्व करने पे, पर जनरली VARC हम जो लगाते हैं फिर भूल जाते हैं। इंग्लिश जैसा मैंने मैक्सिमम लोगों के केस में देखा है, इंग्लिश में उन्होंने कोई RC का क्वेश्चन सॉल्व किया या VA का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो किस तरीके से सॉल्व किया अपने दिमाग में, टीचर का नहीं अपने दिमाग से, वो याद कम समय के लिए रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको VARC एनालाइज करना है। फिर VARC एनालाइज करके आपको चारों खंड में डालना है, ठीक है। आपको देखना है
कि जिसमें आपका लॉजिक गलत हुआ, वो लॉजिक क्यों गलत हुआ, तो वो आपको सही करके वो सही हो जाएगा, तो वो मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, जिस पे सिली मिस्टेक हो, तो सिली मिस्टेक हुआ, मान लीजिए एक ही जगह आपने बी डाल दिया, कुछ हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो भी इजीली इंप्रूव हो जाएगा, ये तो इंप्रूव हो गया, राइट। थर्ड है जो इजी था आपने अटैम्प्ट नहीं किया, तो एक बार आपको पता लग गया कि आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं अटैम्प्ट किया, कारण आप अपने आप से पूछो, सेल्फ अवेयर हो, ठीक है, तो अगली बार आप उसको भी सॉल्व कर दोगे, राइट। तो अगर इन 3 खंड में मान लीजिए 15 क्वेश्चंस भी आते हैं, 5-5-5 तीनों सेक्शन के मिला के, और 15 को आप फिर कैट में सॉल्व करो, 12 भी सही कर दो, तो आपका 12 × 3 अगर 3 का मार्क्स से जनरली होता है 36 मार्क्स अबव जा गया, इससे कम 20 से 25 परसेंटाइल बढ़ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अब एक और चीज़ वीआरसी में क्या आपको एनालाइज करना है, एक और चीज़ एनालाइज करना है वीआरसी में कि सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक, क्या लॉजिक आपने लगाया, ठीक है, क्योंकि बाकी दो तो ईजी हो जाएगा कि आपने अटैम्प्ट नहीं किया, वो तो ईजी आइडेंटिफाई करना है, सिली मिस्टेक भी ईजी है, लॉजिक कैसे अब इंप्रूव करें। आरसी में आपको देखना है कि जब आप पढ़ रहे थे पैसेज, तो आपने कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल दिया, और या फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आरसी का, तो आपने हड़बड़ी में कोई गलत मतलब तो नहीं ले लिया, तो क्यों ले लिया, वो भी अपने आपको माइंड में सही लॉजिक फिर फिट करना है कि अगली बार ऐसा आरसी आए या अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे इसको हड़बड़ाना नहीं है, लॉजिक गलत नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 4 आरसी है, आपने 3 अटैम्प्ट किया है, तो अब आपको देखना है कि चौथा वाला आरसी आपको करना था, इन तीनों में से कोई एक आरसी छोड़ना था, वो आपके कंफर्ट के हिसाब से नहीं, आपकी गलतियों के हिसाब से, किसमें ज़्यादा गलती हुआ है, और फिर आपको ये भी इसमें सही चूज़ करना है। जब आप एनालाइज करोगे आपको चूज़ करना है जो कि सिंपल क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड बट कर सकते थे, उसका पार्ट है, पर आरसी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया वीएआरसी का। एक और चीज़ आपको करना है इसमें, अपने अनुसार क्वेश्चंस को LOD 1, LOD 2, LOD 3 में भी डालना है, और जो LOD 3 के क्वेश्चंस है उसको आपको फिर नॉट अटेम्प्ट में डालना है कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, भले ही आपने सही बना दिया हो इस बार पेपर में, या भले ही आपको लगता हो आप सही बना दोगे, पर अगर वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3, LOD मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगर वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 का सवाल है तो आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको लास्ट वाले खंड में डालना है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था iCat AI मॉक प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि iConta का AI बेस्ड मॉक एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। जब आप इसमें लॉगिन करोगे iCat मॉक में, तो ये आपसे 10, 12 और कॉलेज का आपका मार्क्स पूछेगा, प्रोफाइल पूछेगा, और उसके हिसाब से आपका डिज़ायर्ड बी स्कूल आपको डिज़ायर्ड बी स्कूल कौन सा आपका होना चाहिए वो गोल सेट कर देगा, कितना सैलरी आपको मिलना है, कितना आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके आधार पे, बहुत चीज़ों के आधार पे, तो आपका गोल सेट हो जाएगा कि मुझे इतना परसेंटाइल लाना है और ये बी स्कूल्स टारगेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मॉक एनालिसिस स्क्रीन आएगा जिसमें आप अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, एक्यूरेसी एंड सेक्शन वाइज एनालिसिस चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया, AI बेस्ड मॉक एनालिसिस, इसमें क्या है, ये वाला कोई और कैट मॉक में मेरे ख्याल से है नहीं, AI बेस्ड मॉक एनालिसिस और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो iConta में टेलर मेड आपके लिए पर्सनलाइज एरर ट्रैकर आएगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ को अवॉइड करके आप कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी कंसेप्ट में, किसी सेक्शन में टाइम कम ले रहे हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में, तो ये प्लेटफॉर्म आपको बता देगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैट में जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इसे कम टाइम में ही सॉल्व कर सकते हो। वहीं अगर कुछ क्वेश्चंस में आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो प्लेटफॉर्म बता देगा ये क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्योंकि आप इसमें टाइम ज़्यादा लेते हो, भले ही आप सही कर पाओ तो, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई करने से ही आपके स्कोर बढ़ेंगे। यहाँ से आप चले जाओ गोल ट्रैकर पे, विच विल कंपेयर योर करेंट परफॉर्मेंस टू द मेट्रिक्स दैट यू हैड सेट इन द गोल सेटर। तो ये एक तरह से बेंचमार्क करेगा आपके गोल सेटिंग और अभी आप कहाँ पे लैंड करते हो, ठीक है। मॉक कंपैरिजन स्क्रीन भी है इसमें, जिस पे आप अपने किसी भी 2 मॉक्स के बीच कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, और टॉपर के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हो। और लास्टली, एनालिसिस अक्रॉस ऑल मॉक्स, आपका पर्सनल परफॉर्मेंस ट्रैकर होगा जो थ्रू आउट मॉक्स आपके परफॉर्मेंस को एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। दोस्तों अब आते हैं DILR में। DILR में क्या करना है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है DILR में, कि आपको सारे सेट्स करने हैं, इवन दो कुछ सेट्स होंगे जो आपके नॉट टू अटेम्प्ट में जाएगा, पर मैं बोलता हूँ एक बार आप उस सेट को भी पढ़ो, समझो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। पूरा सॉल्व मत करना, पर जो आपके नॉट अटेम्प्ट वाले कॉलम में भी जाएगा, तो पहले आप ये देख लेना कि वो सेट किस टाइप का है, ताकि आप एग्जाम में जब जाओ DILR में, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट to know which set to solve and which set to leave in the CAT exam, in the SAT exam. So it is important to solve those sets now as well, which you think are tough, so that आप जब एग्जाम में बनाने जाओ, मेन एग्जाम में, तो आपको आ जाए ये तो टफ वाला है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। अगर आप बनाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बार आपने पहले बनाया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व एवरी सेट, रिपीटिंग अगेन, सॉल्व एवरी सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन DILR, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें आपको लॉजिक वाला तो देखना है,
कि आपका सही लॉजिक, मतलब जो आपका क्वेश्चन सही हो गए सही लॉजिक से, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि उसमें कोई और लॉजिक लगा के मैं कम समय में बना सकता था कि नहीं बना सकता था। देखो VRC में तो अलग है, ठीक है, उसमें तो आपका दिमाग जिस तरह से चलता है उस तरह से चलने दो। पर DILR में आपने कोई क्वेश्चन सही कर दिया, पर क्या पता आपने ज़्यादा टाइम लिया, टॉपर से ज़्यादा टाइम ले लिया, डबल टाइम ले लिया। मॉक एनालाइज करने में अच्छे कोचिंग में एक वो कॉलम रहेगा, वो एक आपको दिखाया जाएगा कि आपने कितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसको कितने टाइम में अटेम्प्ट करना चाहिए था। अगर कोई सवाल है जो आपने बहुत ज़्यादा टाइम में अटेम्प्ट किया है, तो देखो उसमें क्या अलग लॉजिक लगा के मैं कम समय में कर सकता था, ठीक है। ये भी करना ज़रूरी है। ये आपके राइट वाले कॉलम में लॉजिक में ही आ जाएगा, पर ये भी आपको फिर कम समय लगा के समय बता रहा है। स्कोर इंप्रूव कैसे होगा इसमें, समय यहाँ बचेगा, कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे फिर। थर्ड थिंग कि इसमें कोई भी अलग टाइप का सेट आया ना, अगर मान लीजिए आपने कोई सेट किया वो सही हो गया, ज़्यादा टाइम लगा, अलग टाइप का आया, उसको आपको फिर एक कॉपी में लिख लेना है कि ये अलग टाइप का सेट है जो इस मॉक में आया था, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा, या ये अलग टाइप का मॉक है, ये मैं बना नहीं पाया। ताकि लास्ट में आपके जब आप रिवाइज करो कैट के पहले, तो आपके पास ये अलग अलग टाइप के सेट्स हो और आप देख पाओ। अगर एग्जाम बहुत टफ आ गया है तो आप थोड़ा देख पाओ कि यार ठीक है यार, इन सब मुझे पता है, दीज आर टफ क्वेश्चंस, नाउ आई शुड अटेम्प्ट, अगर आपके पास टाइम बच गया हो तो, ठीक है। थर्ड सेक्शन इज QA में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करना है वो ये है, चारों कॉलम्स के अलावा एक जो अलग चीज़ है, द क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व करेक्टली, पर आपने ज़्यादा टाइम लिया टॉपर से, द क्वेश्चन दैट यू सॉल्व करेक्टली पर कम टाइम लिया टॉपर से। तो जो क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व किया लेकिन टॉपर से ज़्यादा टाइम ले लिया आपने, वो क्वेश्चंस में आपको फिर प्रैक्टिस करना है दोबारा और कम टाइम में सॉल्व करना है। एक बार प्रैक्टिस करके करो उसको, फिर घर ही रखो उसको, कम टाइम में सॉल्व। देख रहे हो कितना कुछ करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। 3 घंटे तो चलेगा, बस कर ही नहीं लेना ये सब सॉल्व क्वेश्चंस को, जो मैं आपको बता रहा हूँ करना भी नहीं है, आपको कॉपी में या कंप्यूटर में लिखना भी है उन कॉलम्स में। फिर बाद में आपको स्कोर इंप्रूवमेंट देखना है कि कितना स्कोर इंप्रूव हो रहा है। फिर आपको मॉक वापस एक बार करके देखना है, जो क्वेश्चन छूट गया वो तो अटेम्प्ट करके देखना है उस लिमिटेड टाइम में कि मेरा एक्चुअल में स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। 30 मार्क्स आप ऐसे इंप्रूव कर लो, सॉल्व कर लो माय डियर फ्रेंड्स। 30 मार्क्स मैं आपको कह रहा हूँ, आपका अगर 70 परसेंटाइल ऐसे बनता है 90 बनेगा, 20 से 25 परसेंटाइल तो मिनिमम बढ़ता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज अ मॉक माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।